कि सबसे पहले मैं टॉपिक बता दूं, फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एवरेज वैल्यू, औसत मान क्या होता है। फिर जो एवरेज वैल्यू होती है तो उसको फाइंड कैसे करते हैं इसको समझेंगे। उसके बाद गाइज आप समझेंगे आरएमएस वैल्यू, जिसे वर्ग मान मूल मान बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। उसके बाद ये जो आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में ध्यान देना। आप कहेंगे इसका तो उतना उपयोग है नहीं तो क्यों पढ़ रहे हैं हम। सो गाइज मैं बताना चाहूंगा कि आगे अभी जब जाओगे थर्ड सेमेस्टर में ना, तो इसकी जरूरत वहां पे काफी पड़ेगी आपको। कोई भी पूछेगा भाई आरएमएस वैल्यू क्या होती है, हालांकि इस समय है तो वाइवा और प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। और ये जो डिफिनेशंस दोनों की है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गाइस एक बात का ध्यान रहे, पेपर में पूरे 3 से लेकर के 5 मार्क्स का ये पूछे जा सकते हैं। कभी कभी डेराइव करने के भी दे देता है, भाई पूरा करके बताओ तो 5 नंबर मिलेगा। सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना और बाकी सब कर ले जाओगे। यदि लास्ट वाला इसका फार्मूला भी याद रहेगा तो भी डायरेक्ट लिख जाओगे और नंबर पूरा ले जाओगे। सो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले एवरेज वैल्यू को समझते हैं, औसत मान को। तो क्या होती है परिभाषा, देखिए किसी प्रत्यावर्ती राशि के विभिन्न क्षणों पर, ध्यान देना परिभाषा बहुत सिंपल है, सिर्फ समझना है आपको। किसी प्रत्यावर्ती राशि के विभिन्न क्षणों पर प्राप्त हुए तात्क्षणिक मान को, किसी प्रत्यावर्ती राशि के विभिन्न क्षण पर, ठीक है ना, किसी टाइम पर, विभिन्न क्षण का मतलब क्या होगा, एनी टाइम प्राप्त हुए तात्क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, औसत को, ठीक है, मतलब जो वैल्यू प्राप्त है, औसत मतलब क्या, सबका योग, मतलब मान लो जैसे 5 पेने हैं तो अब 5 पेने मतलब सबके अलग अलग वैल्यू है, मतलब अलग अलग रुपए के, मान लो 5 10 इस तरह के, तो सबका योग कर लें बटे टोटल, मान लो 10 पेने हैं, किसी का मूल्य 5 6 7 इस तरीके से है, रुपए की है, सबको योग कर दे, बटे में कितनी पेनी उसका भाग देंगे तो उसका एवरेज आता है। ठीक उसी तरीके से जो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्राप्त होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसी से जोड़ कर भाग देंगे तो प्रत्यावर्ती राशि का औसत प्राप्त होगा। अभी देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन अभी जब इसका सूत्र देखोगे यार समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यार मैं बता दूं आपको, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा, ध्यान दीजिएगा, प्रत्यावर्ती धारा के लिए इसे आई ए या आई एवरेज, एंड वोल्टेज के लिए वी ए या वी एवरेज से शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। फिगर देखिए समझिए, I इज इक्वल टू आई एवरेज इज इक्वल टू I1 I2, मतलब ढेर सारी जो वैल्यू मिली होंगी उतना, बटे में कितनी करंट है, 1 2 3 4, जितनी n करंट तक है तो n से भाग, मतलब 4 करंट रहेंगे तो 4 से भाग, इस तरीके से। उसी तरीके से वोल्टेज के लिए भी हो जाएगा, V1 V2 V3 हो जाएंगे Vn तक, और n मतलब जितने वोल्टेज को हमने काउंट किया जाएगा उससे भाग देंगे। ध्यान देना ये वैल्यू है ना, इसको याद कर लेना। प्रत्यावर्ती राशि के लिए इसका औसत जब निकालेंगे तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2Im अपॉन पाई। अभी देखो इस नंबर का आगे उपयोग आएगा जब आप KF एंड KP, मतलब आपका रूप गुणांक, ठीक है, रूप गुणांक और KF KP पढ़ोगे। फॉर्म फैक्टर एक होता है KP जो कि पीक फैक्टर बोलते हैं, और एक होता है KF फॉर्म फैक्टर बोलते हैं, तो इन दोनों में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो गाइस क्या करेंगे आप कि जब देखो 2 बटे में पाई से जब भाग दोगे तो यही आएगा 0.636%, मतलब 63%। अभी इसके वैल्यू बताया जाएगा इसका मतलब क्या है, और वोल्टेज के लिए भी यही आ जाएगा लेकिन VM रहेगा। तो अब समझिए आगे, किसी इन्वर्टेड कामा में है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, किसी प्रत्यावर्ती राशि का औसत मान यानी एवरेज वैल्यू है उस DC के तुल्य है जो दिए गए समान चालक में समान समय में, ठीक है, जो दिए गए, ध्यान देना, जो दिए गए समान चालक में समान समय में उतना ही आवेश प्रवाहित करता है जितना कि उसी चालक में उतने ही समय में आवेश AC द्वारा फ्लो होती है। ठीक है, तो अब देखो एक नोट इंपॉर्टेंट में इसे समझो, ठीक है, जो देखो ए वाली चीज अगर भूल भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ए वाली जो चीज दिखाया गया वो इसी से बनाया गया है, ठीक है, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो एक नोट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा कुछ बातें, जैसे कि नोट में क्या बताया जा रहा है, नोट में ये बताया जा रहा है कि जो AC, ठीक है, AC के, चूंकि AC के एक साइकिल में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हाफ साइकिल होती है, ध्यान देना, जो AC करंट होती है उसमें एक पॉजिटिव साइकिल आती है और एक निगेटिव आती है, अतः इसका एक पूर्ण चक्र के लिए एवरेज नहीं निकाल सकते, क्योंकि गाइस एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, और टोटल योग करके करेंगे भाई तो सब जीरो हो जाएगा। इसलिए इस राशि का क्या करते हैं, अभी आगे बताया जाएगा इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, ठीक है ना, ठीक है, औसत मान 0 होता है तो कैसे अभी इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे औसत मान फाइंड करना, अगली हमारी जो टॉपिक्स है वो औसत मान, कहने का मतलब एवरेज वैल्यू को फाइंड आउट एवरेज वैल्यू। क्योंकि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती राशि का, एक पूर्ण मतलब फुल साइकिल के लिए अल्टरनेटिंग जो राशि, अल्टरनेटिंग जो आपकी क्वांटिटी है बोल सकते हैं, उसका औसत मान एवरेज वैल्यू 0 होती है, अतः इसका औसत मान हाफ साइकिल के लिए निकाल सकते हैं, ओनली हाफ साइकिल के लिए। ध्यान देना, तो ये फिगर बना लेना, याद कर लेना। देखो दोनों फिगर, एक अभी आएगा जब क्या बोलते हैं
एवरेज वैल्यू है ना, तो आएगा आपका आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो उसका भी फिगर सेम रहेगा। तो क्या किया गया, पाई 2 पाई ओमेगा टी या थीटा समीकरण दिया गया, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, आई है 0 है, और यहाँ पे थोड़े ये जो दिखाएगा थोड़ा सा इस तरह से आई डी थीटा है, ठीक है ना, तो मतलब थोड़े के लिए निकाल के दिखाया गया है, क्योंकि इसका पूरा आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक पॉजिटिव साइकिल चलता है और एक निगेटिव, अगर एवरेज करने जाओगे सब 0 हो जाएगा। अगर गाइस हम मान लें किसी प्रत्यावर्ती राशि का जो इक्वेशन है आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी है, तब एक अर्धचक्र के लिए, एक हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज इक्वल टू, आई एवरेज क्या हो जाएगा आपका 0 से पाई, 0 से क्या हो जाएगा पाई, ध्यान देना इस फार्मूले को याद कर लेना तभी हो पाएगा। आई एवरेज इक्वल टू 0 से पाई आई डी थीटा अपान में पाई माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी बस यही वैल्यू रहेगी, लेकिन इसको रूट में कर देंगे तो आरएमएस में बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं गाइस, जो चीज थी बस उसको सिंपल किया गया है। उसमें ये किया गया कि आई एवरेज जो 1 अपान पाई मतलब जो भी था उसके अपान, यहाँ पे क्या था भाई आई डी थीटा जो था मतलब अपान में पाई माइनस 0, तो पाई आगे आ गया, 0 से पाई लिमिट है, जो थीटा था उसकी वैल्यू रख देते हैं आई एम साइन ओमेगा टी, डी थीटा हो जाएगा, डी थीटा पहले से था सिर्फ आई एम ओमेगा टी रखा गया। आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एम कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, आई एम अपन पाई, तो 0 से पाई साइन ओमेगा टी हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए हम ओमेगा टी को थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने रिप्लेस कर दिया, तो आई एम अपान में पाई 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, करना क्या है आई एवरेज इक्वल टू क्या कर लेना है, साइन का देखो करोगे तो कॉस थीटा में बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कॉस थीटा में बन जाएंगे, और यहाँ पे माइनस आई एम पर मतलब इस तरीके से माइनस प्लस वाला कॉन्सेप्ट अपना समझ लेना। तो इस तरीके से बस क्या करेंगे, सिंपल सा सरल कर लेंगे गाइस। जैसे सिंपल सा सरल कर लेते हैं तो आपको पता है cos 90, ठीक है, cos 90 क्या हो जाए, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से बस यार क्या करोगे 1 होती है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा 1 -1 आ जाएगा, और यहाँ -1 आ जाएगा, तो -2 हो जाएंगे, और ये जब -2 इसके पास आएगा तो +2 हो जाएंगे, तो आई एवरेज इक्वल टू 2 आई एम अपान पाई, जो अभी हमने बताया था ना उसी की वजह से ये चीज आई है गाइस, ठीक है। अभी हमने आपको दिखाया था इधर, आप देख भी सकते हैं, ठीक है। ये जो एवरेज की हमने निकाली थी उसको हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि देखो ये चीज कैसे आती है, जो ये चीज आया था ना ये कैसे आता है यहाँ पर प्रूफ किया गया है। तो आई एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 आई एम पाई, या तो हम इसको लिख सकते हैं आई एवरेज इक्वल टू 0.636 मतलब 636 IM हो जाएगा आई एवरेज की वैल्यू। तो इतना तो अभी मतलब एवरेज वैल्यू के बारे में आपने जाना। अब हम लोग गाइस जान लेते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा होता है रूट मीन मतलब आरएमएस वैल्यू कैसे देखते हैं। अगर जिसको क्या बोलते हैं एवरेज वैल्यू समझ में आ गया उसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी तरीके का बिल्कुल, लेकिन रूट लेना थोड़ा सा और चेंजिंग भी है, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू किसी प्रत्यावर्ती राशि के, एक परिभाषा भी है इसका भी ध्यान रहे, अभी जब फाइंड करेंगे वो तो अलग चीज है, ठीक है। किसी प्रत्यावर्ती राशि के एक चक्र के लिए औसत मान 0 होता है। किसी प्रत्यावर्ती राशि के एक 1 साइकिल के लिए उसका जो औसत एवरेज मान जो होता है 0 होता है। इसलिए जो राशि होती है, जो हमारी क्वांटिटी है, जो हमारी राशि है ना, उसके हम आरएमएस वैल्यू का ही, आरएमएस मान का उपयोग करते हैं उनको शो करने के लिए। अगर उनको शो करना है तो उनके आरएमएस वैल्यू को यूज किया जाएगा। प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए, ध्यान देना, प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए उसके तात्क्षणिक मानों को, ध्यान देना ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती राशि का अगर हमें आरएमएस ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या होगा, जो तात्क्षणिक मान प्राप्त हुए उनके वर्ग का, ध्यान दें, उनके वर्गों का औसत, उनका पहले वर्ग करो फिर उनका औसत करके उनका वर्गमूल निकालने पे जो मान प्राप्त होगा उसे ही बोलते हैं धारा का आरएमएस मान, मतलब IRMS या VRMS वोल्टेज का आरएमएस मान बोलते हैं, और इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखो सिंपल परिभाषा बनी, कहने का मतलब भैया जो हमको विभिन्न क्षण पे मान प्राप्त हो गए उनका वर्ग जब प्राप्त हुआ तो उनका वर्ग क्या औसत, जब औसत हमें प्राप्त हो गया तो हमने उनका रूट ले लिया, तो जो वैल्यू प्राप्त हो गई उसको हम बोलते हैं वही भाई हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, मानी वर्ग माध्य मूल मान है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाए, निम्न होते हैं RMS इक्वल टू IM/√2, ठीक है। जो अभी हमने बताया था 2 IM अपान में पाई उसको याद कर लेना, और IRMS अपान I/√2 होता है, क्योंकि इसी
की मदद से आगे भी काफ़ी चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं, ठीक है। तो 0.707 IM हो जाएगा, 0.707 IM हो जाएगा। और यहाँ पे VRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM अपान √2, मतलब 0.707 VM हो जाएगा। सो गाइस इस तरीके से ये चीज़ आ जाएगा। अब हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि देखेंगे भाई कि ये आता है कि सिर्फ वैसे ही है। कुछ जो अभी फार्मूला है उसकी मदद से कुछ चीज़ बन रही है, तो उसको बता देंगे भाई कि किसी प्रत्यावर्ती राशि का, ठीक है, किसी प्रत्यावर्ती राशि का RMS मान उस दृष्टि धारा यानी DC के तुल्य होता है जो दिए गए समय में, ठीक है, जो दिए गए समय में एक समान प्रतिरोध वाले तार में उतनी ही उत्पन्न, ठीक है, उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितनी ऊष्मा उसी चालक में, ठीक है, उसी चालक में उतने ही समय में AC द्वारा प्रोड्यूस होती है। कहने का मतलब यार ये कुछ बेसिक चीजें उसी की मदद से लिखा गया है, अगर भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, लेकिन वो मेन फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें तो उसी फार्मूले को देखकर बनाई जाती है। अब हम लोग जो RMS मान, कहने का मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उसको हम फाइंड करेंगे। जैसे पहला फिगर था वही फिगर यहाँ भी है, कोई अंतर नहीं है, 0 से पाई से 2 पाई थीटा I d थीटा I इक्वल टू IM साइन थीटा, यहाँ पे I दिया गया है। अब गाइस क्या करेंगे कि हम मान लेंगे जो प्रत्यावर्ती धारक समीकरण यही जो ऊपर दिया गया था वो ये है, I इक्वल टू IM साइन थीटा। करने का मतलब IRMS इक्वल टू का रूट में हो जाएगा 0 से पाई I स्क्वायर चल रहा था, वहाँ पे I चल रहा था क्योंकि एवरेज था, लेकिन रूट मीन स्क्वायर की बात है तो इसमें स्क्वायर चलता है तो I स्क्वायर d थीटा हो जाएगा, पाई माइनस 0 भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो गाइस हमें क्या मिला कि I इक्वल टू IM, वही दो IM साइन ओमेगा टी लिखते हैं, लेकिन ओमेगा टी को हम थीटा के फॉर्म में यूज करके लिखें तो हम यही लिख सकते हैं, लेकिन I का स्क्वायर इसलिए IM का स्क्वायर भी हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और यहाँ d थीटा हो जाएगा, 0 से पाई लिमिट है। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो नहीं किया जा सकता, इसीलिए हम यहाँ पे cos 2 थीटा का फार्मूले की हेल्प लेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हो अंडर रूट ऐसे रहेगा, IM का स्क्वायर अपान 2 पाई हो जाएगा, 0 से पाई 1 माइनस cos थीटा। अब गाइस हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब देखो यार इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना समझना, ठीक है। IRMS इक्वल टू ये चीज ऐसे रहेगा, तो आपको 1 को पता होना चाहिए, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा हो जाएगा माइनस माइनस क्या cos 2 थीटा था तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा। लिमिट क्या है गाइस कि लिमिट को हम रख देंगे, हम पाई रखेंगे, देखो 0 रखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि sin 0 की वैल्यू 0 होती है और थीटा की वैल्यू 0 है तो 0 हो जाएगा ऑलरेडी। तो गाइस यहाँ क्या होगा, पाई की वैल्यू रखोगे सिर्फ एक मान मिलेगा तो पाई माइनस साइन 2 अपान पाई। तो गाइस सिंपल सा ये बात हुई कि जो आपका इधर बाहर इसको रहने दो, पाई भी ऐसे रहने दो, देखो इधर देख लो क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई बाई 2, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, थोड़ा सा सरल कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गाइस, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपको मे बी यहाँ पे ना समझ में आए। यहाँ पे कहने का मतलब इधर से समझो, यहाँ ना समझ में आपको, यहाँ पे आप सोच रहे होंगे 2 पाई कहाँ से आ गया, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ होती है देखो ये फार्मूला होता है, ठीक है। मैं इधर बुक से भी दिखा देता हूँ क्योंकि लिखना पड़ेगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है, यही फार्मूला है। यहाँ पे हमने लिखा इसलिए नहीं क्योंकि बुक में दिया तो सीधे दिखा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो लिखने पड़ेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके वजह से 2 यहाँ पे चला जाए, डायरेक्ट हमने कर दिया है। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, फिर देखो गाइस इतना करते हुए यहाँ तक आ जाओगे, फिर आप सोचोगे कि साइन 2 पाई कहाँ चला गया भाई, तो ध्यान देना जो साइन 2 पाई होता है उसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो गाइस जैसे साइन 2 पाई की वैल्यू 0 होती है तो 2 पाई भाई इधर भी है और इधर भी है, तो पाई से पाई भाई कैंसिल हो गया, IM इधर है तो IRMS, ध्यान देना IRMS इज इक्वल टू वैल्यू क्या मिल जाएगी, IM तो ऐसे रहेगा, तो यहाँ पे IM इज इक्वल टू क्या है, IM अपान √2 मिल जाएगा। अब गाइस अंडर √2 को क्या लिख सकते हैं, जो भी इसकी वैल्यू होती है 1.414 शायद होता है, तो उसको वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे जो भी वैल्यू इसकी होगी अंडर √2 की, इसको लिखने के बाद 1 में भाग देंगे तो आपका IRMS इज इक्वल टू आएगा 0.707 IM हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ पे I का लिखा है ना, सिर्फ इसी तरीके से गाइस आप क्या बोलते हैं कि V का भी लिख सकते हैं, जैसे VRMS इज इक्वल टू 0.707 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, VM में आ जाएंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो गाइस इस तरीके से आपने आज की सबसे महत्वपूर्ण 4 महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस किया हमने। आई होप आपको ये लेक्चर जरूर समझ में आए होंगे। आप कोई डाउट से आप कमेंट करके पूछा करो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो पार्ट नंबर 27 है जिसमें देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 27 में, तब तक के लिए गुड बाय।